जय हिंद आप सबों को। हम पढ़ रहे थे गांव, शहर और व्यापार। हमने देखा कि किस प्रकार लोहे के औजारों यानी कि लोहे की खोज होने से हमारे कृषि कृषि में विकास हुआ और कृषि में जैसे ही अधिशेष प्राप्त हुआ, कृषि से जिस प्रकार अधिक मात्रा में अधिशेष प्राप्त होने लगा, उसी समय नगरों का विकास होने लगा, अलग अलग शिल्प कलाओं का विकास होने लगा और अलग अलग नए नए क्राफ्ट का विकास होने लगा। गांव से शहरों का विकास होने लगा। सिक्कों को बनाया जाने लगा। सिक्के प्रारंभिक अवस्था में सिक्के जो थे वो क्या थे? आहत सिक्के थे। प्रारंभिक अवस्था में जो सिक्के थे वो क्या इस प्रकार थे? आहत सिक्के थे। और शिल्प कला का जो विकास विकसित रूप में होने लगा। सूत काटने तथा बुनने का भी विकास हो रहा था, यानी कि उस समय से कपड़े की बुनाई शुरू हो चुकी थी। कपड़े की रुई, जो कॉटन है, जो रुई है, उसके आप देखते होंगे कॉटन की जो जो प्लांट होते हैं, जो रुई का जो वो पौधा होता है, उसे रुई प्राप्त कर उससे रेशे बनाए जाते हैं, उससे धागे बनाए जाते हैं और फिर उससे क्या किए जाते हैं? उससे कपड़े की बुनाई की जाती है। अब हम देखते हैं अरिका मेडू। अरिका मेडू तो अरिका मेडू, ये देखिए अरिका मेडू तमिलनाडु, हमारा जो भारत है, भारत के दक्षिण क्षेत्र में जो तमिलनाडु हमारा स्टेट है, वहां पे उसके समुद्री छोर पर एक जगह है अरिका मेडू। तो अरिका मेडू पुदुचेरी में जो अरिका मेडू है वो पुदुचेरी में है, ठीक है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेडू एक पत्तन था। पत्तन मतलब होता है बंदरगाह। पत्तन मतलब क्या होता है? बंदरगाह, जहां बड़ी बड़ी ये जहाजें आकर रुकती हैं, समुद्री जहाजें। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। बोला है कि यहाँ पे जो ढांचे मिले हैं, एक ईंटों से बना हुआ ढांचा मिला है जो शायद उस समय का गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र श्रिम्प के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। ये एम्फोरा क्या होता है? जिसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते हैं। एम्फोरा एक लिक्विड सामान को रखने का पात्र होता है। तो एम्फोरा मिले हैं जिसमें या तो शराब रखे जाते होंगे या तेल रखे जाते होंगे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसी मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। बोला है कि वहां से हमें बर्तन के भी साक्ष्य मिले हैं, एम्फोरा के भी साक्ष्य मिले हैं और ईंटों से बने ढांचे भी मिले हैं। तो ये सभी से हम अनुमान लगाते हैं कि जो अरिका मेडू था वो प्राचीन 2200 वर्ष पहले वो क्या रहा होगा? एक समुद्री जैसे बंदरगाह है या फिर उसे पत्तन रहा होगा। और वहां पे दूर दूर से दूसरे देशों से जो सामान समुद्र के रास्ते से आता था उसे वहां रखा जाता होगा। क्या है? एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। बोल रहा है कि जो वहां से कुछ बर्तन भी प्राप्त हुए हैं जिसमें एरेटाइन के मुहर लगे हुए हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। उसे और उसमें जो मुहर लगा हुआ है उसे कैसे पता लगा है? तो इटली का एक शहर है जिसका नाम है एरेटाइन और उसी से एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे साँचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबा कर बनाया जाता था। बोल रहा है कि इसे मुहर लगे साँचे पर चिकनी मिट्टी को दबा कर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिसका डिजाइन तो रोम का था। बोल रहा है कि कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जिसके डिजाइन कहाँ का था? रोम का था, किंतु वे वहीं बनाए जाते थे। कहाँ बनाए जाते थे? अरिका मेडू में बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। बोल रहा है कि जो अरिका मेडू है वहां पे रोम में जैसे बर्तन लैंप का यूज किया जाता था, उसके वो वहां के लैंप के अवशेष मिले हैं।
बर्तन के शीशे के बर्तन के अवशेष मिले हैं और रत्न के भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। बोल रहा है कि छोटे छोटे कुंड मतलब गड्ढानुमा पात्र मिले हैं जिसमें क्या किया जाता होगा, शायद कपड़ों की रंगाई की जाती होगी। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। बोल रहा है कि वहां पे अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से क्या किया जाता था, मन के यानी माले बनाए जाते थे। रोम के द्वारा संबंध दर्शाने वाले साक्ष्य की सूची बनाओ। अब हमारा जो प्रारंभिक प्राचीन भारत था उस समय भी व्यापार रोम के साथ होता था। अभी आपने देखा अरिकामेडू में रोम के बहुत ही अधिक साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे है कि आप और देखिए और बताइए कि रोम के और क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण। बोला एक यूनानी नागरिक था जिसके विवरण क्या दिया है, बेरी बेरी गजा, भरूच का यूनानी नाम। जो भरूच है, भरूच कहाँ पे है, भरूच गुजरात में है। गुजरात का एक बंदरगाह है। तो वो बोल रहा है कि भरूच का गुजराती यूनानी नाम है बेरी गाजा। बेरी गाजा कि संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। बोल रहा है कि बेरी गाजा जो क्षेत्र था, बेरी गाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाली किसी आने वाले के लिए नाव चलाना बड़ा मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बोल रहा है कि जो भरूच था, जो पहले उसे यूनानी लोग वेरी गाजा बोलते थे, तो वहां पे जो नाव चलाना बड़ा मुश्किल था क्योंकि वहां पे जो समुद्र से जो जो बंदरगाह होता है वहां पे जो मिट्टी थी वो उथली थी, मतलब कि वहां पे बहुत ज्यादा पानी नहीं था। तो वहां पे जहाज को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता था जैसे वो लोग समुद्र से इधर आते थे। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गीमेद, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्मित किए जाते थे। सोचिए भारत में उस समय कितने प्रकार के फैक्ट्रियां रहे होंगे और कितने प्रकार के यहाँ पे प्रोडक्ट बनाए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। बोल रहा है ये सभी चीज राजा के लिए बाहर से उपलब्ध कराए जाते थे। ठीक है, वेरी गाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीजों की सूची बनाई। अभी आपने देखा कि यहाँ पे कितने चीजों का आयात निर्यात किया जाता है। बेरी गाजा से में शराब, तांबा, टीना, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोना और चांदी के सिक्के का आयात होता था। आयात मतलब वहां से आता था, विदेशों से आता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद का कार्नियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र यहाँ से क्या होता था, निर्यात होता था, मतलब कि दूसरे देशों में यहाँ से जाता था। दो ऐसी चीजें बताओ जिसका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। अब आप बताइए कि कोई ऐसे दो चीज का नाम बताइए जिसमें कि हड़प्पा के समय उसका प्रयोग नहीं हुआ था। तो आप देखते हैं कि हड़प्पा के समय लोहा का तो प्रयोग हुआ नहीं था। और हम देखते हैं तो जैसे लाइक हाथी दांत का भी हड़प्पा के समय बहुत ही कम प्रयोग देखने को मिलता है। व्यापार और व्यापारी, अब यहाँ देखिए व्यापार और व्यापारी। तुमने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है, हमने ऊपर में पढ़ा था। उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियों और थालियां इस उपमहाद्वीप में अनेक पुरा स्थलों में मिले हैं। बोल रहा है कि वो उस
समय के जो बर्तन बनाए गए थे वो बहुत ही अधिक मात्रा में हमारे उपमहाद्वीप में अलग अलग क्षेत्रों में मिले हैं। सवाल उठता है इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बर्तन बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। अब मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट अरिकामेडू में ही बन रहा है, तो वो उससे अगर मगध में वह अगर मगध में मिलता है, कौशल में मिलता है, बज्जी में मिलता है, तो वो वहां पे कैसे मिलेगा। तो कोई तो वहां ले जाके बेच रहा है या फिर कोई खरीद के ला रहा है ना। तो बोल रहा है कि इसी कारण कोई उन्हें क्या करते होंगे, बेचते होंगे, जिस कारण वो सामान देश के अन्य क्षेत्रों पे भी मिला है। दक्षिण भारत सोना को मसाले मसाले खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। बोला जो हमारा दक्षिण भारत का क्षेत्र था वह सोना, आप जानते होंगे कर्नाटक में कोलार गोल्ड माइन है जो जिसमें भारत का अधिकांश सोना वहीं से प्राप्त किया जाता है। तो सोना, मसाले मसाले जो हमारा दक्षिणी क्षेत्र है वहां पे मसाले का बहुत ही अधिक उत्पादन होता है या होता था। खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि उसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। काली मिर्च का इतना अधिक वहां मांग था, डिमांड था रोमन में, कि वो लोग उसे क्या बोलते थे, काले सोने। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में इनमें ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत ही अच्छा व्यापार चल रहा था। हम उस समय जो हमारा प्राचीन भारत था उस समय रोम से हमारा व्यापार अधिक एक बहुत ही अधिक स्तर पे होता था, बहुत ही जैसे हमारे यहाँ का जो काली मिर्च है, जो काली मिर्च है इसके जो रोमन के लोग बहुत ही पागल थे, पागल कहिए तो बहुत ही वो पसंद करते थे। तो उसे काली मिर्च को वो लोग काले सोने बोलते थे। क्या तुम बता सकते हो कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुंचे। तो जिस प्रकार हम कोई भी सामान को लेन देन करते हैं, तो जब पैसे पैसे आने लगे, पहले तो बाटर सिस्टम था। बाटर सिस्टम में क्या था कि बाटर सिस्टम में होता है कि आप सामान का लेन देन करते, लेकिन जैसे ही सिक्के का प्रचलन आया तो अब सामान को सिक्के के बदले बेचा जाने लगा, सामान के बदले मूल्य चुकाने लगा। इसी कारण भारत के अनेक क्षेत्रों में रोमन के सिक्के पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। व्यापार से जुड़ी एक कविता, अब आप यहाँ देखिए एक व्यापार से जुड़ी हुई कविता है जिसे हम अभी यहाँ पढ़कर देखते हैं क्या है ये कविता। तो आप ये देखिए इसको। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी मिले हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्री तट पर स्थित पुहान पत्तन पर लाए जाने वाले माल का विवरण मिलता है। क्या है, समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, क्या लाए गए हैं, तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठिया, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिण भारत में के मोती और पूर्व सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका के लिए सेल आए, खाद्यान्न, म्यांमार से बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयत। कविता में उल्लेखित चीजों की एक सूची बनाओ। क्या तुम बता सकते हैं इन चीजों का उपयोग किस लिए किया जाता है। अब आप देख रहे हो कि इन सभी चीजों को क्या है, इन सभी चीजों का व्यापार किया जाता है। जैसे समुद्र के रास्ते घोड़े का लाया जाता था। घोड़े भारत में बहुत ही अच्छी नस्ल के नहीं पाए जाते थे, इसलिए घोड़ों का अधिकतर क्या किया जाता था, आयात किया जाता था, दूसरे देश से भारत में मंगाया जाता था। गाड़ियों पे काली मिर्च, हिमालय से मिलने वाले रत्न और सोना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत ही यहाँ पे जो जिन सामग्रियों की सामग्रियों को दिया गया है वह
जिनका आयात भी होता था और लगभग इसमें अधिकांश चीजों का आयात ही हो जाता था। कविता में उल्लेखित चीजों की एक सूची बनाओ। क्या तुम बता सकते हो कि इन चीजों का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आप देख सकते हो कि इन सभी चीजों का उपयोग हमारे डेली लाइफ में क्या होता है। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका और या अरब की पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। बोल रहा है कि जो व्यापारी थे वो हवाओं के साथ हवाओं के साथ अपना जो वहां पे एक जगह से दूसरी जगह वो आवागमन करते थे, तो वो देखते थे कि किस समय किस दिशा से किस दिशा की ओर हवा चलती है। उसी समय वो सफर करना ज्यादा पसंद करते थे। जैसे मानसूनी हवा का फायदा उठाकर वो यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे, क्योंकि मानसूनी हवा के समय उन्हें समुद्र से समुद्र में नाव चलाना आसान होता था। तो वो लोग उसी दिशा में जिस दिशा की ओर हवा चलती थी उसी दिशा की ओर हवा चलाते हुए नाव को लेके बहुत ही जल्दी कम समय में अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाते थे। दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इस महाद्वीप पर पश्चिम तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारा जो व्यापार था, हमारा जो प्राचीन काल का व्यापार किस प्रकार कितना विकसित था और कितना उत्कृष्ट था, और हमारे जो प्राचीन काल के लोग थे वो कितने ही सहज तरीके से इस व्यापार को वो संचालित करते थे।